लीगल एक्सपर्ट एंड एनालिस्ट हमाद रुहेला ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच हमाद। हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो एक ग्रोइंग मार्केट है इस वक्त पाकिस्तान की ख़ास तौर पे। 2025 के जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक 27.10 मिलियन लोग जो हैं एक्सपेक्टेड हैं यूज़र्स इस मार्केट में, और जेनजीज की एक बड़ी तादाद है। लेकिन अपने इस मार्केट के चैलेंजेस भी हैं, ख़ास तौर पे लीगल फ्रेमवर्क के हवाले से लोग जानना चाहते हैं। मैं चाहूँगी इस हवाले से पहले कमेंट आपको। देखिए, हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि बदलते वक्त के साथ हमें कदम से कदम बढ़ाकर चलना है अगर हम तरक्की करना चाहते हैं। लेकिन ये कह देना बाज़ वक्त इतनी तेजी से बदल रहा होता है कि उसके साथ कदम से कदम बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। टेक्नोलॉजी हमें एक ऐसा ही चैलेंज दे रही है, जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है इसको समझना ही अक्सर बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसको समझना जितना मुश्किल है, इसको अपनाना और इसको रेगुलेट करना उतना ही जरूरी है। डिजिटल करेंसी की जो आप बात करिए, कैसी इनोवेशन है जिसने ना सिर्फ हमारे माली बल्कि रेगुलेटरी इदारों को, हमारे कानूनी इदारों को भी एक चैलेंज दिया हुआ है। खुशाइन बात यह है कि हमारे ये इदारे की चैलेंज अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा है कि पिछले चंद हमने काफी प्रोग्रेस कर ली है इस बारे में। एक सबसे पहले तो मार्च में एक काउंसिल बनाई गई जिसको ये काम सौंपा गया कि वो लैंडस्केप को इवन करे, इन लोग तैयार करे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को कि डिजिटल करेंसी को अपनाया जा सके। फिर हमने देखा कि एक माह के अंदर ही एक पॉलिसी फ्रेमवर्क हमारे सामने आ गया, और अब हमने देखा है कि डिजिटल अथॉरिटी भी बना दी गई है, डिजिटल अथॉरिटी भी बना दी गई है। ये सफर इतना आसान नहीं था इसकी तरफ अगर हम देखें, बल्कि इसके बारे में अगर हम ये कहें कि डिजिटल करेंसी का जो सफर पाकिस्तान में रहा है ये वैसा ही है जैसे आम पाकिस्तानी का होता है, वसवसों से घिरा हुआ, गैर यकीनी सूरत हाल में घिरा हुआ। तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये वसवसे डिजिटल करेंसी के बारे में 2018 से शुरू हैं, जब सर्कुलर एक आया था स्टेट बैंक की तरफ से। उन्होंने अपने उस सर्कुलर में अपनी रजिस्टर्ड एंटिटीज को कहा था कि आप कस्टन भी क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड अथॉरिटीज को कहा गया था, जिनके अंदर बैंक्स आते हैं, एफटीआईज आते हैं, पेमेंट प्रोसेसिंग ऑपरेटर्स आते हैं और इस किस्म के और मामला आते हैं। आम यूजर को नहीं कहा गया था। बहरहाल उसी जमाने में हमने देखा कि 2018 में एक और कमेटी भी बनाई गई जिसने हमें यकीन दिलाया कि अगर आप इलीगल एक्टिविटीज को रोकना चाहते हैं, फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलना चाहते हैं, तो इंतहाई जरूरी है कि आप क्रिप्टो करेंसी से दूर रहें। इन बातों को जब आम आदमी देखता है तो उसको ये तासुर मिलने लग गया था कि शायद क्रिप्टो करेंसी इन इट सेल्फ कोई गैर कानूनी चीज है। ये तासुर गलत था। अगर आप उस सर्कुलर को देखें तो उसमें सिर्फ रजिस्टर्ड एंटिटीज को इन्वॉल्व होने से मना किया गया था। पीयर टू पीयर जो ट्रेडिंग है वो तब भी अलाउ, आज भी अलाउ है, और क्रिप्टो करेंसी की ओनरशिप भी गैर कानूनी या जुर्म तस्वुर नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ये मामला मजीद क्लैरिफाई किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने स्टेट बैंक को बुलाया और उनसे पूछा कि आपका वाज़ेह मौक़िफ़ इस सिलसिले में क्या है। स्टेट बैंक ने वहां पर जवाब दिया कि हमने तो क्रिप्टो करेंसी को कभी बैन ही नहीं किया। तो यहां पर इस बात की तस्दीक हो गई कि ये गैर कानूनी नहीं था। उसी वक्त 2020 में हमने देखा कि SEC ने एक बहुत शानदार पेपर जारी किया। उन्होंने बताया कि क्रिप्टो करेंसी को अपनाना क्यों जरूरी है और इसको कैसे रेगुलेट किया जा सकता है। उसके बाद लेकिन जब लगा कि हालात बेहतर होने लगे हैं तो 2023 में उस वक्त की जो स्टेट मिनिस्टर थी पाशा साहिबा, उन्होंने गालिबन ये SEC का पेपर भी नहीं देखा, स्टेट बैंक का बयान भी नहीं देखा और ये हाई कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं देखा। उन्होंने एक बयान दे दिया कि पाकिस्तान कभी भी इसको कानूनी शक्ल नहीं देगा, लीगलाइज नहीं करेगा, जबकि ये सिर्फ गैर कानूनी था ही नहीं उस वक्त तक। जो बात की जाती है कि ये एनोनिमस है, इसके बारे में इलीगल एक्टिविटीज की जा सकती हैं या जरूरी है कि फैटफ के लिए हमें इससे दूर रहना जरूरी है, तो ये बात भी शायद तो बहुत दुरुस्त नहीं है। हमने देखा है कि जो फैटफ कंप्लायंट जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वहां पर 2022 में ही ऐसी अथॉरिटी बना दी गई थी जैसी अथॉरिटी आज हमारे पास बनाई गई है। आप देखिए, भारत ने 2018 में इसको बैन करने की कोशिश की और 2020 में उसको समझ आ गया कि इसको बैन नहीं किया जा सकता। आज भारत इसके ऊपर टैक्स लगा चुका है और वो लोगों से टैक्स कमा रहा है, टैक्स इकट्ठा कर रहा है। हम आज भी सैलरी क्लास के ऊपर ही टैक्स लगाना चाह रहे हैं। कुछ और ममालिक ने इसको बैन करने की कोशिश तो की है, लेकिन वहां पर भी जैसे पाकिस्तान में पीयर टू पीयर ट्रेडिंग जारी रही है, ओनरशिप जारी रही है, तो यहाँ पर भी जारी रही है। पाकिस्तान में अगर आप इसकी एक्सेप्टेंस देखें तो उसकी एक बड़ी वजह यह भी आती रही है कि जब रुपया बहुत तेजी से डिवैल्यूएट हो रहा था तो लोगों ने इसको डिजिटल गोल्ड समझ के इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू की थी। डिमांड क्लियरली हमारे मुल्क में इसकी है, जैसा आपने बताया, बहुत सारे यूजर्स हैं, बहुत सारा अगर मुबादला इसमें जा चुका है। अब जब डिमांड है, यूजर्स हैं और रेगुलेशन नहीं है, तो रेगुलेशन ना होने की वजह से स्कैम्स हुए हैं। 2023 के अंदर ही गालिबन 200 से ज्यादा स्कैम FIA ने
اس کے بارے میں تفتیش شروع کی تھی. جہاں پر اسکیمز ہوتے ہیں وہاں پر ہمیں ریگولیٹ کرنا چاہیے اس ایکٹیویٹی کو, اس کو بین نہیں کرنا چاہیے. یہ اتھارٹی ایک پہلا قدم ہے. ویسے فائنانس منسٹر کا جو حالیہ ہم دیکھ رہے ہیں اسٹیٹمنٹ, وہ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے فریم ورک تیار کر دیا گیا, ایک جامع پالیسی تیار کی جا رہی ہے, تو یہ بڑا خوش آئند ہوگا. لیکن حماد شارٹلی یہ بھی اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا کہ اگر کوئی فراڈ ہونے کی صورت میں یہ کنسرن پایا جاتا ہے تو کیا ہمارے پاس قانونی آپشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ جی ہمارے پاس قانونی آپشن فی الحال بہت محدود ہیں. آپ کو FIA پہ ہی جانا پڑے گا, لیکن آپ کی داد رسی وہاں پر اس طریقے سے نہیں ہو سکے گی کیونکہ یہ ابھی تک ریگولیٹڈ نہیں ہے. ابھی تک ہمارے بہت سے قوانین ہیں. ہمارا اسٹیٹ بینک کا ایکٹ ہے جس کو اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے, ساتھ ہی ساتھ اینٹی منی لانڈرنگ کا ایکٹ ہے, اس کو اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے. فورن ایکسچینج ایکٹ کو جو کہ فورن ٹرانزیکشن سے بات کرتا ہے, وہ کرپٹو کرنسی ٹرانزیکشن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. اس طریقے سے ہمیں جب تک اپنے تمام قوانین کو اپڈیٹ نہیں کریں گے ہم اپنے یوزر کو پروٹیکٹ نہیں کر سکیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.